हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश। ट्रांसपोर्ट ये जो पोर्शन है वो आपका दिया हुआ है प्रीलिम्स में, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मेंस का टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं जिसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, सैनिटेशन आता है, वाटर सप्लाई आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ही वृहद टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, और इसके बहुत सारे और भी टॉपिक्स आएंगे, और भी लेक्चर आएंगे जिसमें हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कवर करेंगे। MPPSC ने बड़ा ही खूबसूरती से एक लाइन लिख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन मध्य प्रदेश। अब ये अपने आप में एक बहुत ही विशालकाय टॉपिक है, सब कुछ कवर करता है ये। ऑलराइट, बाकी ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो मध्य प्रदेश में है ही, तो ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ रोड, रेलवे और एविएशन से रिलेटेड है, तो उसकी तरफ भी हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम दैट इम्प्रूव्स सिस्टम्स और इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी। जो किसी सिस्टम की या इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके पास लेबर हैं, वो काम भी बहुत करना चाहते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी क्या आपकी उतनी हो पाएगी? इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, या 8 घंटे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो क्या ऐसे में फैक्ट्री प्रॉपरली रन कर पाएगी? इसका आंसर है नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या हो गई? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ मीन टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंक्लूसिव ग्रोथ होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग चॉइसेस, इन्हांसिंग सोशल इंक्लूजन एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। वो सारी व्यवस्थाएं जिससे सोशल इंक्लूजन होता है, इंसान की चॉइसेस एक्सपेंड होती हैं और ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में वृद्धि होती है, वो सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल देखें, तो अब ऐसा नहीं है कि अब आपको सिर्फ खेती करना है, अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। अब आपके पास इंटरनेट है एज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप अपना ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई कॉमर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाँव को अगर रोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए शहरों से, तो अब गाँव का आदमी भी आराम से शहर में आ सकता है। तो ये सोशल इंक्लूजन बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है, सोशल इंक्लूजन को बढ़ाता है, और आपकी चॉइसेस एक्सपेंड करता है। बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो क्या हम लोग ऑनलाइन लेक्चर के बारे में सोच पाते? नहीं सोच पाते ना। तो हमारी चॉइसेस इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई? इंक्रीज़ हुई। यही काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काम करता है? ईजियर एक्सेस टू सर्विसेज। कोई भी सर्विस है उसको ईजियर एक्सेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान गांव में रहता है, वो स्कूल जाना चाहता है बट रोड नहीं बनी, स्कूल बहुत दूर है, प्रॉपरली कनेक्टेड भी नहीं है, तो क्या वो सर्विस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अगर प्रॉपरली रोड बनी हो और स्कूल में सैनिटेशन की व्यवस्था हो, तो बहुत लोग जो है स्कूल जाना चाहेंगे और ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। सर्विसेज तो वही मिल रही हैं आपको, लेकिन एक्सेस ईजी हो गया है। मिल रहा है आपको एजुकेशन ही, एजुकेशन एज अ सर्विस आपको मिल रही है, बट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें आसान हो गई हैं, सुलभ हो गई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? ईजियर एक्सेस टू सर्विसेज। ईजियर एक्सेस टू सर्विसेज में क्या होता है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो पावर्टी रिडक्शन होता है, पावर्टी में कमी आती है। जब पावर्टी में कमी आती है तो ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबस्ट बनते हैं। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्चुअस साइकिल। आपने अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी की वो विशेष साइकिल सुनी होगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की वर्चुअस साइकिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूरी है मॉडर्न इकोनॉमी में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है?
हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग एट्सेट्रा। आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट को एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किससे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। रोड को एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। सर रोड है तो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है तो कल्चर है, कल्चर है तो फिनेंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। और ये दो स्थानों को कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है उनके बीच रोड बना दी जाए, उसके बाद सब कुछ अपने आप होने लगता है, सारी चीज़ें। और ये आज की बात नहीं है, ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी उतना ही सत्य है। चाहे हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें, शेर शाह सूरी की, और पहले चले जाएं तो उत्तर पथ, दक्षिण पथ की बात करें, सब कुछ, सारा जो बिजनेस था वो किससे होता था, ऑन रोड्स। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या खामियां हैं वो देखेंगे, कमियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रोड्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितने तरह की रोड हैं, टोटल 4 टाइप्स ऑफ रोड्स हैं मध्य प्रदेश में। पहला है नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवेज़, फिर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। इन्हीं को कहा जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। हालांकि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या। नेशनल हाईवेज़ जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है। अब स्टेट हाईवेज़ में आते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2021 की ये तालिका देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ये जो हल्का सा जो जिसको हेडलाइन किया गया है, ये लास्ट लाइन देखिए आप, इसमें मुख्य जिला मार्ग यानी मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और अन्य जिला यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर रूरल रोड, इनकी कुल लंबाई है 28,000 और 22,000, देख सकते होंगे आप। और टोटल रोड कितने किलोमीटर है मध्य प्रदेश के अंदर, 70,000। तो 70,000 में 50,000 तो ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड ही हो गए। तो ये एक अच्छा खासा अनुपात ले लेती है कुल जिला रोड का। तो वापस हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। अब ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जो है टोटल 31% है टोटल डिस्ट्रिक्ट रोड की, और रूरल रोड 40.3%। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 70% के आसपास का जो रोड एरिया है वो तो इन्हीं दोनों रोड ने कैप्चर कर रखा है, और इन्हीं पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अब ये 4 अलग अलग तरह की रोड हैं, तो इनको देख लेते हैं कि इनको मेंटेन कौन कौन करता है। तो नेशनल हाईवेज़ तो आती है भैया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है पूरा का पूरा। CPWD के जो इंजीनियर होते हैं कभी कभार डेप्यूटेशन में NHAI में आ जाते हैं, नहीं तो NHAI का अपना रिक्रूटमेंट भी होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट हाईवेज़ पर। स्टेट हाईवेज़ जो है MPRDC यानी कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। MPRDC गवर्नमेंट ऑफ MP का एक अंडरटेकिंग है। ठीक है, स्टेट हाईवेज़ को बनाने का, निर्माण का जो काम है वो MPRDC का है। फिर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड में आते हैं, तो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड ये अपना स्टेट PWD का डिपार्टमेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूरल रोड, ये है MPRRDA, ये मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये बाकायदा एक अथॉरिटी है, इसको रजिस्टर किया गया है अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, और ये रूरल रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का काम देखता है। ठीक है, तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं वो एक बार देख लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें है प्रॉब्लम्स विथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं, पहली बात तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट प्लेयर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज वाया BOT बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोसेस, शोइंग नो इंटरेस्ट इन रूरल रोड्स। जो स्टेट हाईवेज हैं और नेशनल हाईवेज हैं, इन पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अधिकतर बहुत तरीके के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतर बॉट मोड यूज़ किया जाता है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी कि कोई प्राइवेट एजेंसी है वो रोड बना देगी, बढ़िया टोल टैक्स वसूलेगी 8-10 साल तक, जो भी उनका करार होगा गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद गवर्नमेंट को वो रोड लौटा देगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि यार घर बनवा दो, मेरे लिए एक घर बना दो। मैंने आपके लिए घर बनाया और मैं बोला कि मैं आपको 10 साल बाद घर को ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने घर का हर कमरा किराए पे उठा लिया, 10 साल तक मैंने किराया वसूला। जब मुझे प्रॉफिट मिल गया और मेरा जो लागत थी वो निकल गई, तो मैंने आपको वापस घर लौटा दिया। बिल्कुल इस तरीके से ऑपरेट होता है ये। स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। रूरल रोड में
और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो एक तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड एंड स्पेशली रूरल रोड्स ऑल्दो पक्का बिकम इनएक्सेसिबल आफ्टर और ड्यूरिंग रेनी सीजन। पहली बात तो जितनी भी तरीके की रोड बनेंगी, चाहे वो रूरल रोड हो चाहे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हो, वो सब पक्का सड़क होंगी, पक्की सड़क, कंक्रीट रोड, जिनको कहते हैं पक्का रोड। तो ये कच्चा रोड नहीं होती हैं, लेकिन ये इतनी ख़राब तरीके से बनाई जाती हैं कि ये बोलने के लिए ऑल वेदर रोड हैं कि हर मौसम में चलेंगी, लेकिन एक बरसात के बाद ही ये ख़राब होने लगती हैं। अब और क्या रीज़न हो सकते हैं? रूरल रोड्स आर जनरली ग्रेवल बेस्ड रोड्स मेक देम प्रोन टू एक्सीडेंट। आपने बहुत सारी रूरल रोड्स देखी होंगी, ऐसी छोटी छोटी गिट्टियाँ जो है बिछा दी जाती हैं वहाँ पे, और एक बार रोलर चला दिया जाता है, बस बन गई रोड। अब ये सारी रोड क्या होती है, बहुत आसानी से वॉशेबल होती है। जैसे एक बार तेज़ रेनफॉल हुई, ये वॉश हो जाती है पूरी की पूरी रोड। दूसरी बात यह है कि दीज रोड्स आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट। तो ग्रेवल रोड से कंक्रीट रोड में शिफ्ट होने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मध्य प्रदेश को 2016 में $210 मिलियन का लोन भी दिया था। अब जैसे लोन मिल जाता है तो एक तो जो अवेलेबल फंड्स हैं उनमें भी एकदम से वृद्धि हो जाती है। नहीं तो अभी तक तो जो मध्य प्रदेश है वो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, बस उसी पर टोटली डिपेंडेंट था। अब वर्ल्ड बैंक से भी लगभग 1500 करोड़ रुपए का लोन मिला है, यानी कि $210 मिलियन। तो उसमें भी रूरल रोड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आता है पुअर ड्रेनेज सिस्टम लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड दिस लीड्स टू डिलेपिडेशन ऑफ रोड। ये डिलेपिडेशन होगा यार, PIDATION, तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। पुअर ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, वाटर लॉगिंग कर देता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो एक छोटा सा स्विमिंग पूल बन जाता है रोड के बीच में ही। तो ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम की कमी है और ये रोड्स को वियर ऑफ करता है। ठीक है, इस तरह की अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो रोड्स धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। लो क्वालिटी मटेरियल्स यूज्ड एंड समटाइम्स सस्पेक्टेड स्कैम्स कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। जो पूरी जो ठेकेदारी होती है रोड को बनाने के लिए, वो अपने आप में ही कई बार इस पर संदेह किया गया है। बहुत ख़राब मटेरियल्स यूज़ किया जाता है और भी बहुत आसानी से वो रोड ख़राब हो जाती है, वापस ठेका ले लिया जाता है, वापस उसी को ठीक किया जाता है। तो एक ही रोड में जो बहुत सारे जो करप्ट लोग होते हैं, करप्ट ठेकेदार होते हैं, वो अपना खाते कमाते रहते हैं, एक ही रोड में उनकी ज़िंदगी चल जाती है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं ख़राब रोड होने के मध्य प्रदेश में। हालांकि ये रोड की प्रॉब्लम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे इंडिया में ही रोड बहुत ख़राब है और मध्य प्रदेश भी इसका एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में भी बहुत ख़राब रोड है। अगर आप बुंदेलखंड तरफ चले जाएँ, अगर आप ये विंध्याचल तरफ चले जाएँ तो आपको बहुत ख़राब रोड मिलेंगी देखने को। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रूरल रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की फंडिंग मैकेनिज्म पर। तो कहाँ से पैसा आता है? मेन पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट से आता है और रूरल रोड्स के लिए एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की अपनी किसान सड़क निधि होती है, ये मंडी के ऊपर कर लगाए जाते हैं। इसमें से पैसा जो इकट्ठा होता है उससे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड दोनों बनवाई जाती हैं। बाकी जो इनके बजटरी प्रोविज़न होते हैं वो तो अपनी जगह है ही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप ध्यान रखिए, ये सिर्फ रूरल एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए है, ये स्टेट हाईवेज़ के लिए नहीं आते। ये मेन डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ ग्रामीण रोड्स को बेहतर बनाने का पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है और साथ में स्टेट बजट से जो पैसा निकलता है, वो मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन पैसों की मदद से रूरल रोड बनवाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? और अगर समझ में आया तो अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय द वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन। ठीक है, उन सारे हैबिटेशंस को रोड कनेक्टिविटी देना जो अभी तक अनकनेक्टेड है। अनकनेक्टेड किसे कहते हैं? वो ऐसे हैबिटेशन जो लगभग 500 मीटर दूर है किसी भी तरीके की रोड से। किसी भी तरीके की रोड से जो लोग 500 मीटर या 500 से अधिक मीटर दूर हैं उनको अनकनेक्टेड कहते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है ये देख लीजिए, 60-40 है अदर स्टेट में। 60% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो 90-10 है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, पहले तो अनकनेक्टेड हैबिटेशन को समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपको रोड दिख रही है, ये एक पक्की सड़क है, पक्का रोड है ये रोड कोई भी हो सकती है। ये हो सकता है नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, कोई सी भी सड़क है। ठीक है,
अब एक रोड है जो कहीं गांव खेड़े से आ रही है और इस सड़क से जाके मिल जा रही है। कहीं ये गांव खेड़े से निकल के आ रही है रोड और इस सड़क से जाके मिल गई, तो हम इस रोड को कहेंगे रूरल रोड। ये दूसरी रोड कौन सी है? ये कोई सी भी हो सकती है, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और एक कहीं दूर गांव बसा हुआ है, उसको मेन रोड से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्टिंग रोड है वो कहलाई रूरल रोड, और जो मेन रोड है वो तो कोई सी भी रोड हो सकती है, पर पक्की सड़क होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है रूरल रोड का। ठीक है। अब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? अगर गांव में कोई ऐसे एग्रीकल्चरल फील्ड है या पंचायत ऑफिस है या कोई सब हेल्थ सेंटर है या पीएचसी हैं, उनको अगर रोड के माध्यम से ब्लॉक हेडक्वार्टर या तालुका हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर दिया जाए तो उनको अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। होती ये सब ग्रामीण सड़कें ही हैं, रूरल रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, ये सब ग्राम की सड़कें हैं, लेकिन इनमें हल्का सा अंतर है। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। मेंस में अगर इस तरह की चीज़ें आप छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप बीच में डाल देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे इज़ अ प्रपोज्ड 6-लेन एक्सप्रेसवे इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। चंबल एक्सप्रेसवे का क्या है, अभी तक डीपीआर नहीं आई है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आई है। ये चंबल एक्सप्रेसवे आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक आया ही नहीं है, तो इसका कोई एग्जैक्ट मैप नहीं है हम लोग के पास। लेकिन हाँ, मोटा मोटा इतना हम लोग को बातें पता है कि जो मध्य प्रदेश का जो चंबल रीजन है, राजस्थान का जो चंबल रीजन है, और थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश का चंबल रीजन है इटावा तरफ का, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें देखिए, द एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट कोटा इन राजस्थान टू इटावा इन उत्तर प्रदेश थ्रू श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो अगर यहाँ पे आप जिलों के नाम याद रखिए थोड़ा सा, कोटा इन राजस्थान, इटावा इन उत्तर प्रदेश एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अब आप चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तरफ। ये दिख रहा है आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब इसको करते हैं थोड़ा सा जूम। आपको ये रीजन दिख रहा है आगरा से ग्वालियर वाला, ग्वालियर के जस्ट ऊपर, हालांकि मैप में शो नहीं हुआ है, लेकिन ग्वालियर के जस्ट ऊपर मुरैना है, और ये आगरा टू ग्वालियर के जस्ट ऊपर मुरैना, और मुरैना जो है चंबल एक्सप्रेसवे से टच है। तो इसका मतलब ये है कि जो चंबल एक्सप्रेसवे है वो क्रॉस कनेक्टिविटी देगा किसको? नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर को, क्योंकि वो मुरैना से भी पास हो रहा है ना, और नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर भी मुरैना से पास हो रहा है। अब आप ये ग्रीन लाइन देखिए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बता रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन। इसमें आपको कोटा दिखा? जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है वो चंबल एक्सप्रेस हाईवे भी कनेक्ट कर रहा है कोटा को, और कोटा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चंबल एक्सप्रेसवे हाईवे है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी एक क्रॉस कनेक्टिविटी देगा। तो चंबल एक्सप्रेसवे हाईवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। प्लस आप आगे चलिए तो ये है अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मैप, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए। तो अगर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो सेंट्रल रीजन है उसको देखिए आप, ये इटावा बाईपास दिख रहा है आपको, इटावा वाला रीजन, चंबल एक्सप्रेसवे इटावा को भी टच कर रही है। मतलब चंबल एक्सप्रेसवे जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी कनेक्टिविटी देगी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी कनेक्टिविटी देगी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी कनेक्टिविटी देगी। तो चंबल एक्सप्रेसवे की मदद से आप कहीं भी इंडिया में जा सकते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एकदम दिमाग वाला प्रोजेक्ट है ये चंबल एक्सप्रेसवे। अगर ये चंबल एक्सप्रेसवे को धरातल में आ गया, अगर वास्तविकता में आ गया, तो ये चंबल रीजन के लिए बून का काम करेगा, बून का। बहरहाल वापस चलते हैं हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड पे। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट कोटा इन राजस्थान टू इटावा इन उत्तर प्रदेश थ्रू श्योपुर एंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ चंबल एक्सप्रेस विल प्रोवाइड क्रॉस कनेक्टिविटी विथ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। द टोटल लेंथ ऑफ द प्रपोज चंबल एक्सप्रेसवे इज़ 404 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर है, राजस्थान में 78 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 17 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के वो इटावा वाले ज़िले को टच करके वापस आ जाएगा। तो टोटल 404 किलोमीटर लंबा है चंबल एक्सप्रेसवे, जिसमें मध्य प्रदेश में ही 309 किलोमीटर है।
तो ये बेसिकली ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो चंबल रीजन को प्रॉस्परस करने के लिए बनाया जा रहा है। ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? द एक्सप्रेसवे विल ऑल्सो ऑफर ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। कोई समझाने वाली बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो द फार्मर्स फ्रॉम ऑल द 3 स्टेट्स दैट इन Madhya Pradesh, Rajasthan and UP will be the biggest beneficiaries as they will be able to send their produce to markets of Delhi and Mumbai. पूरा इंडिया जो है चंबल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा देखा जाए तो। ठीक है, सारे कॉरिडोर तो जुड़े हुए हैं चंबल एक्सप्रेसवे से। तो अब फार्मर के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, वो अपना प्रोड्यूस अब कहीं भी बेच सकते हैं। उनके लिए मार्केट अब पूरा इंडिया हो जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, चंबल में ही उगाओ, चंबल में ही बेचो। अब तो चंबल का किसान जो है अपना प्रोड्यूस, अपनी फसलें कहीं भी बेच सकता है। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल मिलेगा। देखिए, चंबल एक्सप्रेसवे वो ब्रह्मास्त्र है जिससे पूरा इंडिया चंबल के द्वारा कनेक्टेड होगा। अगर कनेक्टिविटी है तो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पकड़ो और असम तक चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ले लो और श्रीनगर तक चले जाओ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी अब आपकी रीच में है। जब कनेक्टिविटी यानी कि आवाजाही बढ़ती है तो नई नई सर्विसेज जन्म लेती हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स खुलते हैं, लोगों को नौकरियां मिलने लगती हैं, माइग्रेशन घटने लगता है, कंजम्पशन बढ़ने लगता है, ग्रोथ बढ़ने लगती है और वो क्षेत्र तरक्की करने लगता है। तो चंबल एक्सप्रेसवे का पूरा मतलब ये है। तो अब जैसे इंपॉर्टेंट कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं, तो हालांकि हर साल जो है 1-2 क्वेश्चन किसी ना किसी हाईवे से या किसी ना किसी कॉरिडोर से पूछ लेता है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देख लीजिए, पोरबंदर से शुरू होता है और उधर सिलचर असम तक जाता है ईस्ट में। मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में पड़ते हैं? तो वो है श्योपुर, शिवपुरी एंड दतिया। सिमिलरली नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देख लीजिए तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, बिल्कुल नॉर्थ श्रीनगर और कन्याकुमारी साउथ। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में? तो मुरैना, ग्वालियर, नरसिंहपुर और लखनादौन। लखनादौन एक तहसील है सिवनी में, ये भी नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर में आती है। तो ये आपका फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देख लीजिए। अब कुछ नेशनल हाईवेज़ देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। नेशनल हाईवे से क्या है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा MPPSC डाल देता है। तो आप लोग एटलीस्ट कुछ ऐसे नेशनल हाईवेज़ देख लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया रहे और आप लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो NH39 की बात करेंगे। ये झांसी से रांची तक जाता है। इस NH39 की खास बात क्या है? ये विंध्य रीजन का, जो विंध्य वाला रीजन है उसका सबसे प्रमुख ये हाईवे है। ये सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली सबको कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप ये मैप अगर आप देख पा रहे हैं और अगर आपको दिख रहा है तो इसमें आप देखिए, ये सतना दिखा जो सर्कल में है, सतना दिख रहा है आपको? सतना से ये जो एरो है वो रीवा का गोविंदगढ़ है। गोविंदगढ़ रीवा ज़िले में ही आता है। उसके बाद ये सर्कल दिखा आपको, ये सीधी। उसके बाद बैढ़न यानी सिंगरौली। तो NH39 झांसी से जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है ना। झांसी से छतरपुर, छतरपुर से पन्ना, पन्ना से सतना, सतना से रीवा, रीवा से सीधी, सीधी से सिंगरौली। तो ये विंध्य रीजन का बहुत प्रमुख हाईवे है NH39। तो देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि NH39 झांसी, छतरपुर, पन्ना, फिर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और फिर आगे निकल जाएगा वो रेणुकूट उत्तर प्रदेश और फिर आगे झारखंड तक चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ उससे मतलब है जितना वो मध्य प्रदेश में है। अब ये देखिए छतरपुर। छतरपुर में एक जगह है बमीठा, बमीठा नाम की जगह है। यहाँ से NH39 का एक स्पर रोड जाती है। NH39 को ही एक काट के दूसरी रोड बना दिया गया है, दूसरी रोड से, छोटी सी रोड से जोड़ दिया गया है। छतरपुर में एक जगह है बमीठा, वहाँ से 9 किलोमीटर की एक रोड है जो खजुराहो को टच करती है। ये है आपकी NH339B। और ये NH339B की खास बात क्या है कि ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी लंबाई सिर्फ 9 किलोमीटर है। ऑलराइट, ये अगर आपको दिख रहा हो जो रेक्टेंगुलर रेड कलर से मार्क किया गया है तो आपको बमीठा दिख रहा होगा। तो बमीठा से देखिए एक रोड जा रही है, ये खजुराहो एयरपोर्ट रोड। यही है आपकी NH339B, बमीठा से खजुराहो को जोड़ देती है। वापस आ जाते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पर। यही NH39, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये विंध्य रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है। अब यही NH39 जो है ये महाकौशल से कैसे जुड़ता है वो देखते हैं। महाकौशल मतलब
आपका जबलपुर कटनी जबलपुर वाला रीजन, और कटनी जबलपुर से जो है एक NH30 आती है, वो रीवा को कनेक्ट करता है, रीवा को NH30, और यही रीवा से NH30 जो है एक्सटेंड होकर इलाहाबाद तक चली जाती है। तो अब NH39 हमने देखा, अब NH30 जबलपुर से आ रही है, कटनी को कनेक्ट करेगी, कटनी से जाएगी सीधे रीवा, और रीवा से इलाहाबाद। NH30 और NH39 आपको याद रखना है कि ये विंध्य रीजन की कनेक्टिविटी देता है। NH30 का क्या बात है, NH30 जो है महाकौशल से कनेक्टिविटी देता है विंध्य क्षेत्र को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आगे चलते हैं। ये नेशनल हाईवेज़ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, इससे हमें लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर इनका क्या काम है उससे मतलब है। अब हम लोग जो है भोपाल, उज्जैन और इंदौर को देख लेते हैं। इन 3 शहरों को इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ग्रोथ सेंटर हैं, सबसे बड़े ग्रोथ सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर से ये। ठीक है, तो अगर आपको भोपाल से उज्जैन या इंदौर जाना है तो आपको देवास से होकर गुजरना पड़ेगा। देवास यहाँ पे बाईपास का काम करता है। तो अगर मान लीजिए मैं भोपाल से चला स्टेट हाईवे 18 पर, और मैंने स्टेट हाईवे 18 ही पकड़ी रही, स्टेट हाईवे को मैंने छोड़ा ही नहीं, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, सीधे उज्जैन। स्टेट हाईवे 18 से बैठा मैं, स्टेट हाईवे को मैंने टच ही छोड़ा ही नहीं, और सीधे मैं पहुँच गया उज्जैन। लेकिन चूंकि देवास एक बाईपास है तो यहाँ पे एक नेशनल हाईवे भी मिलता है, NH52। अगर मैं देवास पहुँचकर NH52 की तरफ मुड़ गया तो मैं इंदौर पहुँच जाऊँगा। तो ये है भोपाल, उज्जैन और इंदौर, इनकी कनेक्टिविटी। NH52 बिल्कुल याद रखिएगा, ये इंदौर का सबसे मेजर नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे 18 भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि भोपाल को उज्जैन से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब भोपाल जो है वो तो कनेक्ट हो गया इंदौर और उज्जैन से। एक और बड़ा ग्रोथ सेंटर है और महाकौशल का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर जबलपुर। तो जबलपुर भोपाल से लगता है NH45 से, और ये NH45 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है अमरकंटक से। ये जबलपुर से जब आप भोपाल जा रहे होंगे तो बीच में पड़ेगा आपको डिंडोरी, इसी NH45 मार्ग पे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये NH45 जो है अमरकंटक से होता हुआ जबलपुर, डिंडोरी और फिर भोपाल, तो ये भी एक महाकौशल रीजन का प्रोमिनेंट हाईवे है। मतलब महाकौशल रीजन में आपको एक तो NH30 याद रखना है। NH30 के बारे में हम लोग ने देखा कि किस तरह से कटनी, जबलपुर और फिर उसके बाद रीवा, इलाहाबाद की महाकौशल रीजन को कैसे विंध्य रीजन से कनेक्ट कर रहा है। अब महाकौशल रीजन को भोपाल के साथ, मतलब स्टेट के सेंटर के साथ कौन सा हाईवे कनेक्ट कर रहा है, तो वो है NH45। ठीक है, NH45, NH30 ये हो गए महाकौशल के हाईवेज़। ऑलराइट, ये थोड़ा समझिए, मतलब बहुत सारे हाईवेज़ हैं मध्य प्रदेश में, नेशनल हाईवेज़ तो खासकर लगभग 43-44 नेशनल हाईवेज़ हैं जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। आप सबको याद नहीं कर सकते, लेकिन एक आपके पास हल्का सा भी अगर आपको पता हो कि कौन सा हाईवे कहाँ जा रहा है या मेजर हाईवेज़ कौन से हैं अलग अलग सेंटर्स के, तो आप एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ग्रिड रीजन की हम लोग देखते हैं। ऊपर ग्वालियर वाला जो रीजन है उसमें एक हाईवे निकल कर आता है, नेशनल हाईवे 46। ये नेशनल हाईवे 46 क्या है, ये मध्य प्रदेश में ही पैदा होता है, मध्य प्रदेश में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश की ही कनेक्टिविटी के लिए है NH46। ये ग्वालियर से शुरू होता है, शिवपुरी, गुना, भोपाल, बुधनी और फिर लास्ट में बैतूल तक चला जाता है। NH46 ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 634 किलोमीटर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि ग्वालियर से जाता है भोपाल से कनेक्ट होते हुए बैतूल तक। ठीक है, NH46 में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वापस हम लोग अपनी पुरानी स्लाइड पर आ गए। NH46 आपने देख लिया कि कैसे ग्वालियर को शिवपुरी से जोड़ा, गुना को जोड़ा, भोपाल और फिर लास्ट में बैतूल तक। आप लोग मध्य प्रदेश का मैप भी साथ में देखते रहे। मध्य प्रदेश का मैप देखें कि एक्चुअली शिवपुरी कहाँ पर है, गुना कहाँ पर है। ठीक है, नेशनल हाईवेज़, नहीं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रिड रीजन का एक दूसरा प्रमुख हाईवे है, कौन सा, NH44। और NH44 काफ़ी ऊपर से आता है, काफ़ी दूर से आता है, लेकिन ग्वालियर से होते हुए गुजरता है NH44। तो ये ग्वालियर को कनेक्ट करता है झांसी से, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद दमोह, सागर और सिवनी। ठीक है,
तो एक तो ये रूट हो गया ग्वालियर से बैतूल वाला रूट वाया भोपाल, एक दूसरा रूट हो गया ग्वालियर झांसी वाया सागर, और फिर लास्ट में सिवनी तक। ठीक है, ये NH-44 जो है, ये जो है बड़ा दूर से ये नेशनल हाईवे आता है। ये आता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, पठानकोट होते हुए, दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, उसके बाद ग्वालियर, और ये सिवनी के बाद रुकता नहीं है, ये और दूर निकल जाता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी कि कन्याकुमारी तक चला जाता है। तो ये है NH-44 रूट। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज़ है। ठीक है, बीच में ग्वालियर से लेकर सिवनी वाला जो पोर्शन है वो अपने मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो ग्रिड रीजन के प्रमुख नेशनल हाईवेज़ आपके सामने। तो अब NH-44 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि NH-44 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इन इंडिया। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, और 7 पुराने नेशनल हाईवेज़ को मर्ज किया गया है और एक नेशनल हाईवे 44 फॉर्म किया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ के नाम भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने नेशनल हाईवेज़ को कुछ को पूरी तरीके से मर्ज कर दिया गया किसी एक बड़े नेशनल हाईवे के साथ, कुछ को पार्शियली मर्ज कर दिया गया, किसी का नाम चेंज कर दिया गया। तो अब ओल्ड नेशनल हाईवेज़ पे आप मत जाइए, अब जो न्यू नेशनल हाईवेज़ हैं उनकी संख्या, उनकी गिनती अलग है। तो NH-44 में कौन कौन से पुराने नेशनल हाईवेज़ मर्ज किए गए जल्दी से देख लेते हैं। एक है NH-1A, दूसरा है NH-1, ये पंजाब से दिल्ली को कनेक्ट करता था NH-1। उसके बाद NH-2, ये दिल्ली वाया आगरा। फिर उसके बाद NH-3, ये आगरा मुंबई बहुत फेमस नेशनल हाईवे है, ये आगरा टू बॉम्बे। NH-3 ये पुराना नेशनल हाईवे है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता कायदे से। उसके बाद NH-75, NH-26 और फॉर्मर NH-7, जिसको आप सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज बोलते थे पहले, NH-7, इन सब को मर्ज कर दिया गया, एक NH-44 बना दिया गया। ऑलराइट, तो नर्मदा एक्सप्रेसवे भी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हालांकि इसके बारे में चर्चाएं तो 2018 से हो रही थी, लेकिन फाइनली 2021 में MP के बजट में इसको पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं। लगभग 13,000 करोड़ का ये बजट है, 13,000 करोड़ का है, 13 जिलों को टच करेगा। इसमें गुजरात के भी कुछ ज़िले आते हैं, जैसे अंकलेश्वर और ये भरूच, ये सारे, अंकलेश्वर तहसील है भरूच की, यहाँ से होते हुए जो है अमरकंटक तक जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी को पूरा करेगा। 1265 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इट विल कनेक्ट अमरकंटक विद अंकलेश्वर गुजरात। इट विल कवर 13 डिस्ट्रिक्ट। द रोड विल कनेक्ट अमरकंटक टू अलीराजपुर एंड फ्रॉम अलीराजपुर एक्सटेंड्स फर्दर टू अंकलेश्वर। अब ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का मैप है। इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है हर नदी को, मेजर रिवर्स को दिखाया गया है मध्य प्रदेश की, और ये रिवर कौन कौन सा एरिया कवर करती हैं ये भी दिखाया गया है, आप देख सकते होंगे। तो इसमें जो ये नर्मदा नदी है, ये पूरा इसमें शो हो रहा है ना कि अनूपपुर से चली, और फिर उसके बाद हरदा हो गया, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, और ये पूरा कवर करते हुए वेस्ट निमाड़, ईस्ट निमाड़, उसके बाद अलीराजपुर, और फिर लास्ट में भरूच। तो ये नर्मदा नदी है। ये बहुत बढ़िया मैप है, मैं चाहता हूँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और ये नर्मदा एक्सप्रेसवे भी यही करेगा कि ये सारे ज़िलों को कनेक्ट करते हुए लास्ट में भरूच, अंकलेश्वर तक जाएगा। तो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर तो बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, आपने देखा ही, एक NH-46 देख लिया, NH-44 देख लिया, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हाईवेज़ है मध्य प्रदेश में। नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश में, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे एकमात्र तरीका है। हालांकि इसका अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है, लेकिन क्योंकि इस पर पैसे एलोकेट हो गए हैं तो जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा नर्मदा एक्सप्रेसवे पर। रेल नेटवर्क देखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर, रेल एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करती है, प्लस रेलवेज़ का क्या महत्व है ग्रोथ को बूस्ट करने में, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। रेल एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। ऑलराइट, तो रेलवेज़ का इतिहास जान लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही संक्षेप में। मध्य प्रदेश में रेलवे सबसे पहले उस हिस्से में आई, मध्य प्रदेश के उस हिस्से में जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, आप लोग ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, ये सारी चीज़ें जानते हैं। हिस्ट्री के लगभग हर लेक्चर में ये बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र कौन सा था, प्रिंसली स्टेट का कौन सा था। तो जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है महाकौशल वाला, वो आता था ब्रिटिश इंडिया में। तो पहली ट्रेन चलाई गई इलाहाबाद टू जबलपुर। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे टू इटारसी, सागर एंड कटनी, इन सारे रीजन में सबसे पहले ट्रेन आई 1867, 1870, 1889। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी लगा कि यार
अब हमारे रीजन में भी ट्रेन चलवाई जानी चाहिए। तो 1869 में क्या हुआ, इंदौर टू खंडवा पहली ट्रेन चली। ये तुकोजी राव होलकर इंदौर स्टेट के ये राजा थे, इंदौर प्रिंसली स्टेट में आता था, तो इन्होंने इंदौर टू खंडवा पहली ट्रेन चलवाई। 1882 में भोपाल टू इटारसी, भोपाल को इटारसी से कनेक्ट किया गया। ये शाहजहाँ बेगम के दौरान हुआ, ये नाम याद रखिएगा, भोपाल टू इटारसी, शाहजहाँ बेगम। लास्ट में 1895 ग्वालियर स्टेट, वहाँ के जो महाराजा थे, वहाँ के जो सिंधियाज रूलर थे, उन्होंने ग्वालियर से श्योपुर में एक ट्रेन चलवाई। ये माधवराव सिंधिया प्रथम, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदादा थे। तो इन्होंने जो है मध्य भारत रीजन में, जो मध्य भारत रीजन जो प्रीडोमिनेंटली प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे ये सारी ट्रेन चली। ऑलराइट, तो ये था मध्य प्रदेश के अंदर रेलवेज़ का एक बहुत ही संक्षेप इतिहास। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट में एमपी का रेल रूट जो है लगभग 5000 किलोमीटर है। इंडिया में टोटल रेलवे जोन जो है 17 है, जिसमें से एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो एकमात्र फुल्ली प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है, भोपाल में है। इसको बना कौन रहा है, बंसल ग्रुप। ये रेलवे मंत्रालय और बंसल ग्रुप के बीच में करार हुआ है, अंडर पीपीपी मोड इसको डेवलप किया जा रहा है। तो हबीबगंज जो है सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है। अब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्या है मध्य प्रदेश में। देखिए, रेलवे के फ़ायदे जानना एक अलग बात है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, ये सारे तो ठीक है, बच्चों वाले पॉइंट्स है ही। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, जब तक उन कमियों को नहीं जानेंगे हम लोग सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स विथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर रेल कनेक्टिविटी हैज़ इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द एक्सपोर्टर्स। अब पुअर रेल कनेक्टिविटी, एमपी का जो रेल रूट है वो इंडिया के एवरेज से कम है। रेल रूट से ना जुड़े होने के कारण टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज होते हैं। अब जैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखिए पीथमपुर में, अब ये रेल रूट से जुड़ा ही नहीं है। पीथमपुर जो प्रोडक्टिव हब है मध्य प्रदेश का, वो किसी भी रेल रूट से नहीं जुड़ा। तो अब होता क्या है, एसईजी में जो भी गुड्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें वाया रोड भेजा जाता है मुंबई सी पोर्ट। मुंबई सी पोर्ट भेजा जाता है वाया रोड, ताकि वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। या कई बार क्या होता है कि पीथमपुर से गुड्स वाया रोड जाते हैं रतलाम। पीथमपुर धार में है, धार से गया रतलाम और रतलाम रेल रूट में आता है। रतलाम में सामान लोड किया जाता है और वहाँ से वाया वडोदरा सूरत होते हुए मुंबई पहुँचाया जाता है और फिर मुंबई से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें रोड भी शामिल है, रोड ट्रांसपोर्ट शामिल है। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़। रेल रूट बहुत सस्ता होता है। इसमें क्या होता है कि लॉजिस्टिक्स चार्जेस बढ़ते जाएंगे अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो। फिर रेल से सस्ता क्या होता है, वाटरवेज़। अगर आप वाटरवेज़ के थ्रू अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते में पड़ेगा। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश जो है लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट की ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग पूरी तरीके से रेलवेज़ पे ही डिपेंडेंट हैं और इस तरह में लॉजिस्टिक्स चार्जेस लगते हैं। गुड्स जो है महंगा होता जाता है और मार्केट में फिर बाहर होते जाते हैं ऐसे गुड्स जो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसका खामियाजा जो है मध्य प्रदेश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी। अब आप एक परियोजना देखिए, इंदौर दाहोद परियोजना। इसमें अगर आप ध्यान से मैप देखिए तो आपको इंदौर दिख रहा है ना इंदौर। इसमें किया क्या जा रहा है कि इंदौर को कनेक्ट करेंगे पीथमपुर से, और पीथमपुर क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मध्य प्रदेश का प्रोडक्टिव हब है पीथमपुर। और पीथमपुर को कनेक्ट करेंगे दाहोद से। ठीक है, दाहोद गुजरात में एक ज़िला है और ये कनेक्शन होगा वाया झाबुआ। झाबुआ एक ट्राइबल बेल्ट है और वहाँ पर कोई रेल नेटवर्क अभी तक नहीं है, तो एटलीस्ट झाबुआ भी रेल लिंक से जुड़ेगा। अब इस पूरे परियोजना का पॉइंट क्या है कि इससे दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा। ठीक है, ये जो दिल्ली मुंबई वाली जो रूट है, एटलीस्ट वहाँ का ट्रैफिक तो डाइवर्ट होगा। इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही होगी इस पूरे मैप में कि जो धार है, धार उसको कनेक्ट कर रहे हैं छोटा उदयपुर के साथ। छोटा उदयपुर जो है गुजरात में है और छोटा उदयपुर तो वडोदरा से वैसे ही कनेक्टेड है। तो पीथमपुर से सामान जाएगा धार, धार से छोटा उदयपुर, छोटा उदयपुर से वडोदरा, वडोदरा से सूरत और सूरत से मुंबई, और मुंबई में होगा इस सामान को किया जाएगा एक्सपोर्ट।
तो ये पूरा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वाया रेलवेज़, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए, इस पूरी परियोजना को। ये आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा भी है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है मेंस में और आप इस तरह की परियोजना को बताते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और थोड़ा बहुत डायग्राम बना के दिखा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? परियोजना तो बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम ये है सर कि ये डिलेड रेल प्रोजेक्ट्स है। ये 2008 से इसके बारे में चीज़ें चल रही हैं। 2011 में DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गई, लेकिन अभी तक ये जो पूरा परियोजना है इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ। 11-12 साल हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिलेड रेल प्रोजेक्ट्स में आता है छोटा उदयपुर से धार रेल लाइन प्रोजेक्ट है। इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए 2011 से 12 में, बट लैंड एक्विजिशन के चलते और फंडिंग इशू के चलते ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सिमिलरली दाहोद से इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत डिले चल रही है, ठीक है। ये सब 2008 से 2011 के बीच में इनको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो झाबुआ अभी तक वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, छोटा उदयपुर से धार को अभी तक नहीं जोड़ा गया है, और दिल्ली से मुंबई वाली रूट का ट्रैफिक अभी तक डाइवर्ट नहीं हुआ है। तो ये है कुछ लाकुने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन। तो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन क्या है, इसके पहले समझने के लिए पहले मैप देख लेते हैं। आपको इंदौर दिख रहा है, आपको अब मनमाड़ दिखा। मनमाड़ एक जगह है नासिक में, महाराष्ट्र में। इंदौर को मनमाड़ से जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि इंदौर और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाए, और अगर ये परियोजना का क्रियान्वयन हो गया तो इंदौर और मुंबई की दूरी लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। मनमाड़ टू मुंबई पहले से रेलवे लिंक है, इंदौर और मनमाड़ के बीच में रेलवे लाइन नहीं है। तो अगर इंदौर और मनमाड़ के बीच में रेलवे लाइन बना दिया जाए तो दूरी हो गई मुंबई तक की कम, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी, ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ होंगे, ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। ये है पूरा इंदौर मनमाड़ परियोजना। अब पीछे आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर पुरानी। अपॉन कंप्लीशन द डिस्टेंस फ्रॉम इंदौर टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई विल बी रिड्यूस्ड बाय 150 किलोमीटर्स एंड द जर्नी विल बी कवर्ड इन 9 आवर्स, ठीक है। इंदौर से मुंबई की जर्नी जो है 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और मात्र 9 घंटे में कवर कर ली जाएगी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है? यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, और हमें जो है मुंबई के पोर्ट से मतलब है। मुंबई का पोर्ट मध्य प्रदेश से जितना करीब, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और फिनेंशियल बेनिफिट्स उतने ज़्यादा। An MOU was signed between JNPT, Ministry of Shipping, Ministry of Railways and the Government of Maharashtra and MP on August 28, 2018 in this regard. अब इस पूरे परियोजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच एक MOU भी साइन हुआ था 2018 में, आज से 2-2.5 साल पहले। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। ये पूरी परियोजना अपने हॉल्ट पर है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो मध्य प्रदेश में है, बहुत सारी क्लियरेंस नहीं मिल पाती, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन के कारण डिले हो रहा है। इस वजह से ये जो सारी परियोजनाएं हैं वो रुकी रह जाती हैं, डिब्बा बंद हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे द एग्जिस्टिंग इंदौर भोपाल ट्रेन रूट इज़ टू लॉन्ग इन कंपेरिजन टू द रोड रूट। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के 2 बड़े इकोनॉमिक ग्रोथ क्लस्टर हैं, तो इनका आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये कनेक्टेड है भी। रोड के थ्रू कनेक्टेड है, एयरलाइन के थ्रू कनेक्टेड है, रेल के थ्रू कनेक्टेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेन रूट है वो काफ़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू रोड रूट। द रोड डिस्टेंस इज़ जस्ट 198 किलोमीटर while the train route is 265 kilometer. Had it been shorter and quicker, it would have been far more beneficial to industrial regions of इंदौर and भोपाल. अब ये तरीका ही बड़ा अजीब है कि जो रोडवेज़ है वो 192 किलोमीटर दूर है भोपाल और इंदौर के बीच, और जो पूरी रेल रूट है वो लगभग 265 किलोमीटर है। तो रेल से ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू रोड, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बड़ी डायकॉटमी है। अगर ये करीब होते या रेल रूट ऐसे डिज़ाइन किया जाता कि डिस्टेंस और करीब हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा बहुत सारे ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन हैं, जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, दे आर स्टिल बेरेफ्ट ऑफ रेल रूट। यहाँ पे कोई रेल मार्ग ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको
भोपाल से डिंडोरी जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, भोपाल से अगर डिंडोरी जाना है तो या तो आप कुछ दूर तक आप रेल से जाएंगे, बाद में आपको रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ ही करना पड़ेगा। तो इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है रेलवेज़ की मध्य प्रदेश में। तो ये सारा जो खेल है, ये पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्या कमियां हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसा मध्य प्रदेश का। ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मध्य प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप एक दो पॉइंट ज़रूर इसमें से डाल सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ऑल राइट, एयर ट्रांसपोर्ट। मध्य प्रदेश में जो एयर ट्रांसपोर्ट है, एविएशन सेक्टर है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट कौन लोग यूज़ करते हैं? मैक्सिमम वो लोग यूज़ करते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। या तो उनका जो रीज़न होता है वो इन्वेस्टमेंट का रीज़न होता है कि कहीं उन्हें इन्वेस्ट करना है, वो जगह देखना चाहते हैं उन लोग। या एक तो दूसरा वजह होती है क्या, टूरिज़्म के पर्पज़ से यूज़ करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एयर कनेक्शन प्रोवाइड्स easy and manageable access to people looking for investment destination or destination to put up high-end institution or to interact with state governments and other agencies। किसी स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई मेल जोल करना है, बातचीत करनी है, किसी डिग्नेटरी से मिलना है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। It also improves the image of an area and thereby boost a type of confidence into strength and merits of an area। प्लस अगर कोई जगह एयर रूट से कनेक्टेड है तो उस जगह की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, एक फिल्म थी स्त्री, उसकी शूटिंग हुई महेश्वर में। महेश्वर जो है एयर रूट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छी जगह। अगर महेश्वर को एयर रूट से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, भोपाल इंदौर टू मुंबई तो एयर रूट है ही, इंदौर टू महेश्वर भी एक एयर रूट शामिल हो जाए, बहुत सारी फिल्म की शूटिंग जो है महेश्वर में होने लगेंगी। बहुत ही प्यारी जगह है ये और सीनिक लोकेशन है वहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली ओमकारेश्वर, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर कहीं एयरपोर्ट बना हुआ है, कोई जगह अगर एयर से कनेक्टेड है तो उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, टूरिस्ट आने लगते हैं। और एक बार अगर टूरिस्ट आने लगे तो मतलब पैसा आने लगा। अगर टूरिस्ट आने लगे तो उस जगह पे पैसा आने लगा, इसका मतलब ये है कि रिक्रिएशन पॉइंट भी बनने लगे, नए नए होटल्स बनने लगे, और फिर बहुत सारी चीज़ें, एक जगह जन्नत हो जाती है अगर वो एकदम टूरिस्ट स्पॉट बन गई तो। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? टोटल 5 हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एंड खजुराहो। एयर स्ट्रिप्स, हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 26 हैं टोटल। हवाई पट्टियाँ वो एयरपोर्ट नहीं, एक्चुअली हवाई पट्टियाँ हवाई जहाज़ उतारने के लिए है। तो ये टोटल 26 हैं, आउट ऑफ विच 10 आर रिजर्व फॉर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, एयरपोर्ट समझ गए, एयर स्ट्रिप समझ गए। अब आगे चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? पहली बात तो एयर सर्विस जो है वो अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरी बात एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डा, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू एयर ट्रांसपोर्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज एयरपोर्ट इटसेल्फ। एयरपोर्ट अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें एयरपोर्ट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट कैपेसिटी क्या होती है, मतलब कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स एक टाइम पर किसी एयरपोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट कैपेसिटी हमारे मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट्स की काफ़ी कम है। अगर हम लोग भोपाल की बात करें तो भोपाल में सिर्फ 2 रनवे हैं। एयरपोर्ट कैपेसिटी भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत कम है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सिर्फ नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 2010 में एक फ़्लाइट चली थी, वो कोई एयर सर्विस नहीं थी, वो एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जो भोपाल से जेद्दाह यानी सऊदी अरेबिया तक गई थी, इसलिए उसका नाम राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल गया। बाकी कोई ऐसी रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है भोपाल एयरपोर्ट से। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि सेकेंड इज़ बेसिक एयर सर्विसेज, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन टू एंड आउट ऑफ वेरियस एयरपोर्ट्स ऑफ द स्टेट। कोई एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट जो है कितने अलग अलग एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, कितनी फ़्लाइट के जरिए जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक, बहुत पहले तक क्या होता था कि भोपाल से सिर्फ 2 ही फ्लाइट थी, दिल्ली मुंबई। आजकल तो फिर भी जो है पुणे हो गया है, इलाहाबाद हो गया है, अहमदाबाद हो गया है। ठीक है, नहीं तो पहले सिर्फ 2 ही फ्लाइट चलती थी, अभी फिर भी इम्प्रूवमेंट आया है। उसके बाद है लिमिटेड डोमेस्टिक कनेक्टिविटी। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी की बात हम लोग कर ही लिए कि कितनी जगहों को जोड़ रहा है हमारा एयरपोर्ट।
उसके बाद है स्मॉलर टर्मिनल्स। टर्मिनल्स बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पैसेंजर एक टर्मिनल पर एक वक्त पे नहीं हो सकते। छोटे छोटे टर्मिनल्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट में। उसके बाद इंटरनेशनल ओनली इन नेम, फॉर एग्जांपल राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट केटर्स लिमिटेड हज फ्लाइट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बस नाम का इंटरनेशनल है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में, और ये सिर्फ दुबई से कनेक्ट करता है, आपको एक रेगुलर फ्लाइट देता है इंदौर टू दुबई। तो हाँ, देवी अहिल्याबाई जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, एविएशन सेक्टर में इतना ही। ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेक्चर थोड़ा बड़ा बन गया होगा, लेकिन अब इससे छोटे में आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना और प्लस कुछ फैक्चुअल्स भी इंक्लूड करना, ये अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। आपके पास अभी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बची हुई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं। ये आपका मेंस के हिसाब से एक बहुत अच्छा पॉइंट्स आपको मिल गए हैं कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, कौन सी नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।